नमस्कार, मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे मोहन राकेश के मशहूर नाटक आधे अधूरे पर बातचीत करने जा रहा हूँ। आज़ादी के बाद जिन नाटककारों ने अपनी रचनाशीलता से हिंदी संसार को चमत्कृत किया, उनमें मोहन राकेश का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने नाटकों की दुनिया में भी अपने नए प्रयोगों से लोगों को चमत्कृत किया था। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस जैसे अप्रतिम नाटकों के रचनाकार मोहन राकेश आधे अधूरे मोहन राकेश की तीसरी महत्वपूर्ण रचना है। मोहन राकेश ने स्त्री पुरुष के संबंधों की जो यात्रा अपनी कहानियों से आरंभ की थी और जिसका अलग अलग स्वरूप उनके नाटकों में मिलता है, उसकी चरम परिणति है आधे अधूरे। यानी इस नाटक में स्त्री पुरुष संबंधों का गहन अध्ययन किया गया है और स्त्री पुरुष संबंधों के बीच पसरे हुए तनाव और आकांक्षाओं का चित्रण बहुत ही प्रभावी और खूबसूरत तरीके से प्रकट किया गया है। इस नाटक में राकेश को जो कुछ भी कहना था, उन्होंने सीधे सपाट कहा है, बड़ी ही मजबूती और निडरता के साथ। यानी सीधे सपाट और निडरता इस नाटक की खास बात है। हम प्रतिभा की अन्यतम उपलब्धि के रूप में मोहन राकेश के इस नाटक को याद कर सकते हैं। राकेश के इस नाटक की अनेक विशेषताएं हैं। जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था, स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर इस नाटक की पूरी परिधि निर्मित की गई है। दरअसल आधे अधूरे स्त्री पुरुष के संबंधों की कहानी होने के साथ ही एक विघटित होते हुए परिवार की भी कहानी है, जिसमें परिवार के पांचों सदस्य यानी पति पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा, ये सब हद से ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। यह आधुनिक परिवार है और आधुनिक परिवार में व्यक्ति स्वतंत्रता का एक महत्व है, लेकिन व्यक्ति स्वतंत्रता और आर्थिक तनाव और समाज में पसरी हुई अन्य दुखदायी स्थितियां, ये सभी मिलकर जिस कॉकटेल का निर्माण करती है आधे अधूरे में चित्रित परिवार में, उसकी परिणति यह है कि हर व्यक्ति वहाँ चिड़चिड़ा हो गया है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है और परिणाम यह होता है कि वे एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं और एक दूसरे की जो चिंताएं हैं और तनाव है, उससे लोग एक दूसरे से बेखबर भी रहते हैं। उनमें आपस में किसी भी प्रकार का स्नेह व लगाव नहीं दिखता और न ही एक दूसरे को समझने वाला दृष्टिकोण ही दिखाई पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके परिवार में पत्नी और बड़ी बेटी ऐसी है जो दूसरे के दुख दर्द को समझने का प्रयास करती है। लेकिन ज़्यादातर परिवार के जो सदस्य हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति कोई लगाव नहीं है और न ही एक दूसरे को समझने की लालसा। सभी मुहावरे का प्रयोग करें तो एक दूसरे को कच्चा चबा जाने के लिए तैयार दिखाई पड़ते हैं। यानी एक दूसरे पर आक्रमण करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। नाटक का कथानक छोटा सा है। घटनाएं करीब 30 घंटों में घटित हो जाती हैं, पर अपने में न जाने कितना लंबा समय, कितना कुछ समेटे हुए है। यानी बात केवल 30 घंटे के चित्रण की है, लेकिन कहानी व्यक्ति के बिखराव की, व्यक्ति के विघटन की और समाज के ऐसे विघटित मनुष्यों के बन जाने के कारण उपजे तनावों की और जो आधुनिकता बोध है उसके संत्रास, ऊब और चिड़चिड़ेपन की कहानी कहता है यह नाटक। नाटक के शुरुआती दृश्य में यह मालूम चलता है कि घर का मालिक महेंद्र नाथ सालों से बेरोजगार है। घर की मालकिनी सावित्री परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी करती है। अब महेंद्र नाथ सालों से बेरोजगार है, उसके पास कोई काम धाम नहीं है, यानी आय का कोई साधन नहीं है, तो उसके मन में एक ग्लानि का भाव भी हमेशा रहता है और उस ग्लानि का भाव उसके संत्रास और दुख को पैदा करता है। लेकिन इसके साथ ही इस ग्लानि और संत्रास के कारण चिड़चिड़ेपन का भाव भी उसमें आता है। दूसरी तरफ जो घर की मालकिन है सावित्री, वह परिवार के पालन पोषण के लिए नौकरी करने के साथ ही घर के संजोने की लालसा से
रहती है भरी हुई, लेकिन इस लालसा को पूरी करने में उसे अनेक तरह की दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आधे अधूरे के कथानक पर थोड़ी बातचीत कर लेना मुनासिब होगा। नाटक का कथानक छोटा है, जैसी 30 घंटे की बात अभी की गई थी और बेरोजगारी की बात महेंद्रनाथ की और सावित्री के परिवार चलाने की जो जिम्मेदारी और बेबसी की बात। बड़ा लड़का अशोक नौकरी खोज रहा है, बड़ी लड़की माँ के मित्र मनोज के साथ घर से भाग गई है और जब तब वह अपनी माँ से मिलने आती है, अपने घर से माँ के पास आती है, यह कहती हुई कि मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखो कि क्या वह चीज़ है वह इस घर में, इसे लेकर बार बार मुझे परेशान किया जाता है। यानी उसके अतीत के कारण, जो मनोज के साथ भागी है लड़की, उसके अतीत के कारण उसे बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राकेश ने, यानी नाटककार मोहन राकेश ने, काला सूट वाला आदमी, महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा, इन पांचों व्यक्तियों का अभिनय एक ही अभिनेता द्वारा करवाने का विधान किया है। यानी आधे अधूरे नाटक में एक ही व्यक्ति है जो एक साथ अनेक चरित्रों का निर्वहन करता है। काला सूट वाले आदमी का, महेंद्रनाथ का, सिंघानिया का, जगमोहन का और जुनेजा का। इस तरह यह एक ही व्यक्ति में 5 तरह के अभिनय की बात करके मोहन राकेश ने उस ज़माने में नाटकों की दुनिया में, नाटकों के मंचन की दुनिया में एक नए तरह का प्रयोग किया था। जब इस नाटक का मंचन किया गया था उस वक्त लोगों के मन में बहुत कौतूहल था कि किस तरह से इस रंग शिल्प के द्वारा अपनी बात कही है मोहन राकेश ने। लेकिन जब मोहन राकेश के इस नाटक की प्रस्तुति हुई तब एक परिवार के भीतर चलने वाले संसार का जितना प्रभावी और मार्मिक चित्रण हुआ वह अपने आप में बेजोड़ था, लाजवाब था। इस तरह नाटककार विभिन्न पात्रों में उस अंतर्भुक्त एकता का परिचय देना चाहता था जो सभी पुरुषों में आवश्यक रूप से स्थिर होती है और जिसके कारण सावित्री को कोई भी पुरुष पूरा आदमी नहीं लगता, सब आधे अधूरे लगते हैं। यानी सावित्री जो विभिन्न पुरुषों में, अलग अलग तरह के पुरुषों में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश चाहती है जो कि कोई पूरा पुरुष हो, लेकिन सावित्री को ऐसा कोई पुरुष नज़र नहीं आता। दरअसल मोहन राकेश एक ही व्यक्ति से इतने तरह के पात्रों का अभिनय कराने के पीछे यही मंशा रखते थे कि सावित्री के जीवन में जो भी पुरुष आए वे सभी अपूर्ण थे और उनमें पूर्णता की खोज कर रही थी सावित्री। यही कारण है कि राकेश का यह जो रंगशिल्प है वह एक अलग तरह के आस्वाद का प्रस्तुतिकरण कर रहा था। सावित्री को कोई भी पुरुष पूरा आदमी नहीं लग रहा था, सभी आधे अधूरे लग रहे थे। और यह जो आधे अधूरे लगने की बात है उसमें यह नाटक अपने वितान को रचता है। पूरे नाटक का जो यह निर्वैयक्तिकता है वह हमें अद्भुत रूप से अपनी लगती है। लगता है कि यह किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही बात कही जा रही हो। पति, पत्नी, पिता, माता, बेटा, बेटी, भाई, बहन, सभी रूपों में कहीं न कहीं हम अपनी ही छाया पाते हैं और उन पात्रों की या संबंधों की बातें हमें अंदर तक झकझोर जाती हैं। आधे अधूरे की यह बहुत बड़ी ताकत है। यानी जो भी चरित्र आते हैं इस नाटक में उसमें इस तरह से उसके पूरे व्यक्तित्व का सृजन किया गया है कि जो हमारे व्यक्तित्व की आकांक्षा होती है और हमारे व्यक्तित्व का जो सच होता है, इसके बीच का जो तनाव होता है, जो कई बार हमें पूर्णता की ओर ले जाने में बाधा के रूप में काम करता है, वह इस नाटक में विभिन्न पात्रों के रूप में बहुत खूबसूरती से चित्रित हुआ है। यानी हमारे अधूरेपन की ईमानदार और मार्मिक कहानी का आख्यान है यह नाटक। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, या पिता हो, या माता हो, या बेटा हो, या बेटी हो, या भाई हो, या बहन हो, सभी रूपों में एक तरह का अधूरापन है और इस अधूरेपन में जो दर्शक है उसे अपनी छाया नज़र आती है। यानी उसका जो वर्तमान है और उसकी जो आकांक्षा है, उसके बीच का जो तनाव है वह दिखाई पड़ता है इन पात्रों में। यह आधे अधूरे की बहुत बड़ी ताकत है और आधुनिक नाटकों की यह एक
बहुत बड़ी विशेषता कही गई थी, जिसमें हम अपना अक्स प्रकट होता हुआ पाते हैं और हमारे भीतर के अधूरेपन की कहानी उसमें प्रकट होती हुई नज़र आती है। कथानक और पात्रों के साथ ही आधे अधूरे की बड़ी ताकत है उसका सुगठित शिल्प पक्ष, कथानक का संयोजन, स्थितियों का विकास, भाषा की कसावट और संवादों की चुस्ती। किसी भी रचना की सार्थकता इससे साबित होती है, खासकर नाटक की सार्थकता, कि उसमें नाटकीयता को प्रकट करते हुए उसकी जो भाषा है वह कितनी कामयाब होती है। मोहन राकेश जिस दौर के रचनाकार हैं, उस दौर में भाषा को लेकर एक सजगता नज़र आ रही थी। याद कीजिए कि यह दौर छायावाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बाद का दौर था, और उस दौर में एक ऐसी चुस्त भाषा की उम्मीद लोग कर रहे थे जो सुंदरता के दबावों के तहत न काम कर रही हो, शास्त्रीयता के दबावों के तहत न काम कर रही हो, बल्कि जिसमें जीवन की सच्चाइयों को प्रकट करने की भाषा मुखर हो। यानी हमारे आसपास की सच्चाई को कहने के लिए हमारे आसपास की ही भाषा, वह शास्त्र के बोझ से लदी हुई नहीं और न ही सौंदर्य बोध के बोझ से लदी हुई। तो आधे अधूरे में इस बात का ख्याल रखा गया था। मोहन राकेश के अपने समय की जो एक उपलब्धि थी, वह भाषा को लेकर चौकन्नापन आधे अधूरे में बड़ी खूबसूरती से प्रकट हुआ है। और हम कह सकते हैं कि उसका जो शिल्प पक्ष है, उसमें संवादों की जो कसावट है वह लाजवाब है। नाटक के शुरुआत में ही काला सूट वाला आदमी नाटक का परिचय देता है, स्थितियों को स्पष्ट करता है। उसके बाद शुरू होता है मूल नाटक। और जब मूल नाटक की दुनिया में दर्शक आते हैं, तब उसमें एक चीज़ नज़र आती है, तनाव। नाटक का प्रारंभ तनाव से होता है और अंत भी तनाव में होता है, जो अत्यधिक मार्मिक और तकलीफ़देह है। करीब 30 घंटों के समय में सारी घटनाओं का ऐसा स्वाभाविक और प्रभावी वर्णन जो तेज़ी से विकसित होता है और कहीं सांस लेने की जगह नहीं। सारी घटनाएं क्षिप्र गति से हमारे सामने आती हैं, जिसमें महेंद्र नाथ से लेकर काले सूट वाले सिंघानिया, सबका जो चरित्र उभर कर आता है, चाहे बड़ी बेटी हो चाहे सावित्री हो, सबका चरित्र जो आता है वो बहुत क्षिप्रता से प्रकट होता है। यानी बहुत तेज़ी से नाटक का दृश्य परिवर्तित होता है और इस तेजीपन के कारण चरित्रों का जो चित्रण होता है वह अपनी बात को पूरी सावधानी से कहता है, और अपनी बात को कहते समय उसमें आवेग है, उसमें क्षिप्रता है, उसमें प्रभाव उत्पादकता है। और जो दर्शक हैं वो 1 मिनट के लिए सोच नहीं पाते हैं, 1 मिनट के लिए सांस नहीं ले पाते हैं। यानी यह जो पूरी घटनाओं का तारतम्य बुना गया है, वह दर्शक को शुरू से आखिर तक अपने भीतर डुबोए रहता है, यानी बांधे रहता है, और इसमें दर्शक को 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलती है। यानी घटनाओं का प्रभाव दर्शकों पर इस तरह प्रभावी रूप से पड़ता है। सिंघानिया और जगमोहन वाले हिस्से में तनाव कम है, लेकिन फिर भी बाकी का सारा नाटक भयंकर रूप से तनाव से भरा हुआ है। कुंठा, संत्रास और तनाव से समन्वित इस नाटक की प्रभावशीलता अनेक रूपों में नज़र आती है। इन सारे तनावों को बनाने और कायम रखने में राकेश द्वारा प्रयुक्त सशक्त और तीखी भाषा का बड़ा गहरा हाथ रहा। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की भाषा का ऐसा सशक्त प्रयोग अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। एक एक शब्द, एक एक वाक्य तौल तौल कर इस्तेमाल किया गया है। कहीं न तो एक शब्द बदलने की आवश्यकता है, न कहीं एक वाक्य काटने की। आम बोलचाल में हम बहुत बार वाक्य अधूरा छोड़ देते हैं या शब्दों को सर्वथा व्याकरण सम्मत ढंग से न सजाकर आगे पीछे बोलते हैं। आधे अधूरे के संवादों में राकेश ने इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। यह प्रवृत्ति भाषा की शक्ति बनती है और इससे दिन प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली भाषा की अपरिमित शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। नाटक की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि नाटक की असलियत कुछ सवालों पर निर्भर करती है। वे सवाल हैं: व्यक्तित्व का न होना, सब कुछ को एक साथ ओढ़ कर जीना, चुनाव करने की आकांक्षा, महेंद्र की दयनीयता, बहुत कुछ उसकी व्यक्तित्वहीनता और स्वतंत्र फैसले लेने की अक्षमता पर निर्भर है।
सावित्री की असफलताएं सब कुछ को ओढ़कर जीने में निहित है। चुनने की वर्ण की स्वतंत्रता का उपयोग करके भी वह कुछ नहीं कर पाती। इन प्रश्नों को स्तुतियों और व्यक्तित्वों के अपने व्यक्तित्व से अलग आया नहीं कहा जा सकता। यह सब मिलाकर नई स्थिति पैदा करते हैं और इस स्थिति में सब के सब छोटी बेटी के शब्दों में मिट्टी के लोंदे होकर रह जाते हैं। कोई अपने को किसी से मुक्त नहीं कर पाता, किसी से जोड़ नहीं पाता। सारी स्थिति जुड़ने और छूटने के बीच स्थगित हो जाती है। इधर की आधुनिकता प्रधान रचनाओं की एक मुख्य समस्या रही है अलगाव से मुक्त होना। यह समस्या आज के परिवेश की प्रमुख समस्या है। इसके कारण इंसान के बीच मानवीय संप्रेषण समाप्त हो गया है। संप्रेषण का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वह बाजारी है, मशीनी है। इंसान ना होकर मशीन का पुर्जा हो गया है। लेकिन इस नाटक में महेंद्र में प्रेम करने की अद्भुत क्षमता है। लेकिन क्या यही उसके अकेलेपन का कारण भी नहीं है? यदि वह इतना प्रेम ना करता तो अपने को आज़ाद कर सकता था। आधे अधूरे के सिलसिले में एक बात को दर्ज करना चाहिए। वह बात यह है कि जो नाटक में चित्रित पुरुष का चरित्र है वह उसकी अपूर्णता का द्योतक है और इस अपूर्णता को समझने के लिए कुछ संदर्भों पर एक नज़र डाल लेना मुनासिब होगा। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने आधे अधूरे के बारे में लिखा है, चार पुरुष एक के लिए छुटकारा मांगने आया है। वह मिल भी जाता है लेकिन उसकी नियति इस घर में लौटने में है। अगर लौटने में होती तो भी ठीक है, लेकिन नाटक में वह लौटता नहीं है, उसे लौटाया जाता है। शायद इसलिए कि राकेश ने कालिदास और नंद को घर से बाहर भेजकर आजमा लिया है कि बिंदुओं की खोज का क्या नतीजा निकल सकता है। आप पाठकों को याद होगा कि लहरों के राजहंस में जिस तरह की बात थी, या आषाढ़ का एक दिन में, यानी नंद और कालिदास का जो संदर्भ था, उसके बारे में मदान जी टिप्पणी कर रहे हैं कि राकेश ने कालिदास और नंद को घर से बाहर भेजकर आजमा लिया है कि बिंदुओं की खोज का क्या नतीजा निकल सकता है। कालिदास या नंद की नियति महेंद्र में अभिशप्त है। आधुनिक मानव की नियति टूटे घर में लौटने में है, जबकि पुराना जो मनुष्य था उसे टूटे घर में लौटना नहीं होता था। लेकिन आज के आदमी को घर टूटा हो बावजूद इसके लौटना उसकी नियति है। लेकिन कालिदास का घर से लौट जाना तो समझ में आता है। नंद के लिए बिंदुओं की खोज भी अपना महत्व रखती है, पर क्या महेंद्र का घर लौटना आरोपित नहीं है? डॉक्टर मदान इस नाटक में सिचुएशन को रेखांकित करते हैं और पिछले 2 नाटकों में नियति को, लेकिन ध्यान देने पर ठीक इसका उल्टा ही मालूम पड़ता है। इसमें ऐसी ताकतवर स्थितियां नहीं उभारी गई हैं जिनमें पढ़कर मनुष्य घर लौटने के लिए मजबूर हो जाए। क्या सचमुच में वह मिट्टी का लोंदा बनकर नहीं रह जाता है? प्रश्न उठता है, क्या आज के पुरुष की नियति महेंद्र की नियति है? ऐसा क्यों है? महेंद्र अपने निजी परिवेश से अलग हटकर विरहत्तर परिवेश से कहीं नहीं जुड़ पाता। यानी उसकी जो निजता है, उसका जो निजीपन है, वही इस बात के लिए रोक लगाती रहती है कि वह मनुष्य और समाज के विरहत्तर प्रसंगों और संदर्भों से न जुड़ पाए। यह आज के पुरुष की नियति भी है और इस नियति का संकेंद्रण महेंद्र के चरित्र में दिखाई पड़ता है। कालिदास बृहत्तर परिवेश और समस्याओं से जुड़ता है। नंद के विरोध में गौतम बुद्ध का व्यापक और गंभीर परिवेश है, पर महेंद्र का जो कुछ अपना है वह शायद उतना भी अपना नहीं है कि उसके साथ तारतम्य की अनुभूति हो सके। यानी जहाँ वह अपनेपन की तलाश करता है वहाँ भी उसे अपनेपन की दुनिया नहीं मिलती है, और इसका कारण यह है कि वह उससे जुड़ ही नहीं पाता। वह बहुत कुछ लेखक के दिमाग से उत्पन्न होता है और कहीं पर विलीन हो जाता है, कहीं भी वास्तविकता की ज़मीन जो है वह महेंद्र के जीवन में उतरती हुई नज़र नहीं आती। महेंद्र की जो सीमाएं हैं, इसके बावजूद नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने एक क्रिया समन्वित नाट्य भाषा को खोजा है। उनके पिछले दोनों नाटकों की भाषा में रोमानी काव्यमयता का पर्याप्त पुट है, लेकिन इसमें वे अपनी ही पूर्ववर्ती परंपरा से अलग हो जाते हैं।
नाटक के पात्र चाहे मुक्ति की आकांक्षा रखते हुए भी मुक्त ना हो सके हों, किंतु राकेश इसमें अपनी ही रूमानियत से मुक्त हो गए हैं और नाटक की सफलता बढ़ जाती है। यानी रूमानियत से मुक्त होकर राकेश एक यथार्थ समन्वित दुनिया में लौटते हैं और यथार्थ समन्वित भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इस नाटक का मंचन लगभग सभी महत्वपूर्ण रंग मंडलियों ने किया। प्रस्तुति हर जगह सफल रही। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद और मंचन किया गया है। मोहन राकेश को अखिल भारतीय नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित करने में आधे अधूरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मोहन राकेश ने आधे अधूरे के माध्यम से अपनी सफलता का विस्तार किया और विभिन्न भाषाओं में इस नाटक का अनुवाद उनकी व्याप्ति को अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचाने में सफल हुआ। आधे अधूरे की सफलता का राज उसके कथानक और उसकी मंशा यानी उसमें जो चित्रित वर्णन है उसी पर केंद्रित है और आधुनिकता के इस संवाद ने और प्रस्तुतिकरण की इस मारक क्षमता ने मोहन राकेश को नाटकों की दुनिया में एक बड़ा नाम के रूप में परिवर्तित किया। धन्यवाद।